सल्तनत गुलिस्तान के बुलंदोबाला मीनारों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती तो सारा महल सोने की तरह चमकने लगता। लेकिन इस महल की संगे मरमर की दीवारों के पीछे शहजादी ज़ोया का दिल उदास था। ज़ोया, जिसकी आंखों में काजल नहीं बल्कि ज़हानत की चमक थी, अपने बाप बादशाह ज़ुल्क़रनैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। बादशाह ने उसे दुनिया की हर नेमत दी थी, सिवाय एक चीज के, अपनी मर्जी से जीने का हक। महल के पिछले हिस्से में, जहां शाही बागात खत्म होते थे और घना जंगल शुरू होता था, वहां एक नौजवान लकड़हारा आर्यान रोजाना लकड़ियां काटने आता था। आर्यान गरीब जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर वो वकार था जो बड़े बड़े शहजादों के पास न था। एक रोज ज़ोया अपनी कनीजों से नजर बचाकर बाग के उस ममनुआ हिस्से में निकल गई जहां आर्यान काम कर रहा था। कुल्हाड़ी के चलने की आवाज और आर्यान के गले से निकलने वाले लोकगीत ने शहजादी के कदम रोक लिए। पहली मुलाकात खामोश थी, लेकिन नजरों ने वो सब कह दिया जो जुबानें बरसों में नहीं कह पाती। ज़ोया को उसकी सादगी भा गई और आर्यान को शहजादी की मासूमियत। ये सिलसिला कई माह तक चला। वो रोजाना मिलते, मुस्तकबिल के ख्वाब बनते और इस दुनिया की बातें करते जहां अमीर और गरीब की कोई तफरीक ना हो। लेकिन महल की दीवारों के भी कान होते हैं। एक मनहूस शाम, जब वो दोनों पुराने बरगद के साए तले बैठे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, शाही मुहाफिजों ने उन्हें घेर लिया। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमान को छू रहा था। आर्यान को शाही जिंदान में डाल दिया गया और ज़ोया को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया गया, जहां से उसे सिर्फ परिंदों की उड़ान नजर आती थी। ज़ोया ने फैसला कर लिया था कि वो आर्यान के बगैर नहीं जिएगी। उसने अपनी वफादार कनीज बख्तावर की मदद से कैद खाने की चाबियां हासिल की और एक अंधेरी तूफानी रात में, जब पहरेदार नींद की आगोश में थे, वो आर्यान को छुड़ाने में कामयाब हो गई। ज़ोया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर पकड़े गए तो मौत यकीनी है, आर्यान ने हाँफते हुए कहा। ज़ोया ने उसका हाथ मजबूती से थामा। आर्यान, महल की जिंदगी मेरे लिए मौत से बदतर है। अगर मरना ही है तो तुम्हारे साथ मरूंगी। चलो, इससे पहले कि सवेरा हो, हमें सरहद पार करनी है। दोनों काली चादरें ओढ़कर घोड़ों पर सवार होकर सल्तनत की हुदूद से निकल गए। पीछे बादशाह के सवारों के ताक़ुब की आवाजें आ रही थीं, लेकिन आगे सिर्फ एक अनजान खौफ और उम्मीद का रास्ता था। कई दिनों की मसाफत और फाका कशी के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पहाड़ बादलों से बातें करते थे और दरख्त इतने घने थे कि जमीन पर धूप का नामो निशान न था। ये वादी सकूत थी जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ से जो भी गुजरा कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि ये जिन्नात की बस्ती है। आर्यान ने थक हार कर एक जगह रुकने का फैसला किया। ज़ोया, यहाँ अब कोई सिपाही नहीं पहुंचेगा। हमें यहाँ अपने रहने का इंतजाम करना होगा। उन्होंने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाना शुरू की। ज़ोया, जिसने कभी पानी का गिलास खुद नहीं उठाया था, अब अपने महबूब के साथ मिलकर मिट्टी और लकड़ियों से अपना घर तामीर कर रही थी। वो खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सैकड़ों पोशीदा आंखें उन्हें दरख्तों के पीछे से देख रही हैं। पहली रात जब वो अपनी नई नवेली झोंपड़ी में सोए तो आधी रात को अचानक हवाओं का रुख बदल गया। झोंपड़ी की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। आर्यान फौरन बेदार हुआ और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी संभाली। बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई इंसान न था, बल्कि हवा में मुअल्लक आग के बगोले नाच रहे थे। अचानक एक गूंजदार आवाज आई, तुम फानी इंसानों की ये जुर्रत कि हमारी मुक़द्दस जमीन पर अपना कदम रखो। एक अजीमुल जुस्सा जिसका कद 20 फीट से कम न था, नमूदार हुआ। इसकी आंखें दहकते हुए कोयलों जैसी थीं। इसके पीछे दर्जनों छोटे जिन्नात थे जो अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहे थे। ज़ोया डरकर आर्यान के पीछे छुप गई। आर्यान ने हिम्मत जमा करके कहा, ए वादी के मकीनों, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ पनाह के तालिब हैं। हमें हमारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, हमें यहाँ अमन से रहने दो। जिन्नात का सरदार, जिसका नाम आतिश खान था, कहकहा मारकर हंसा। अमन?
इंसान और अमन का क्या वास्ता? तुम लोग जहां जाते हो वहां तबाही लाते हो। हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे। अगले चंद दिन जोया और आर्यान के लिए किसी जहन्नम से कम न थे। जिन्नात उन्हें जिस्मानी नुकसान तो नहीं पहुंचाते थे, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश करते थे। कभी उनके घड़े का पानी खून में बदल जाता, कभी रात को झोंपड़ी के गिर्द हड्डियों का ढेर लग जाता, कभी जोया को ख्वाब में अपने बाप का कटा हुआ सर नजर आता। एक शाम जब आर्यान लकड़ियां काट रहा था, जमीन अचानक फट गई और वो आधा जमीन में धंस गया। जिन्नात उसे देखकर तालियां बजाने लगे। जोया भागती हुई आई और अपने नाखूनों से जमीन खोदने लगी। उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुकी। आतिश खान ये सब देख रहा था। उसे ताज्जुब हुआ कि एक शहजादी एक अदनेज इंसान के लिए उस हद तक जा सकती है। उसने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। जिन्नात की ये बस्ती दरअसल एक जलावतन कबीले की थी, जो इंसानों से नफरत इसलिए करता था क्योंकि सदियों पहले एक जादूगर इंसान ने उनकी मलका को कैद कर लिया था। वो हर इंसान को उसी जादूगर का रूप समझते थे। जोया ने एक दिन हिम्मत करके आतिश खान के सामने जाकर खड़े होने का फैसला किया। ए ताकतवर जिन, तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन हमें डराना छोड़ दो। क्या तुम्हारी ताकत सिर्फ कमजोर इंसानों को डराने के लिए है? आतिश खान की आंखों में गुस्सा लहराया। तुम्हारी जबान बहुत चलती है लड़की। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक इशारे से इस पूरी वादी को राख कर सकता हूँ? जोया ने सुकून से जवाब दिया, ताकत वो नहीं जो तबाह कर दे, ताकत वो है जो किसी का दर्द समझे। हम यहाँ मोहब्बत की खातिर आए हैं, और मोहब्बत तुम जैसे ताकतवरों की समझ से बाहर है। ये सुनकर वादी में एक खामोशी छा गई। जिन्नात ने आज तक किसी इंसान को इतना निडर नहीं देखा था। आतिश खान ने एक फैसला कुन निगाह उन दोनों पर डाली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा दावीज सच्चा है तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो ये वादी तुम्हारी, वरना तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए हमारी गुलाम बन जाएंगी। आतिश खान ने अपनी भारी और गूंजदार आवाज में ऐलान किया, तुम दोनों को 3 रातें इस वादी के स्याह गार में गुजारनी होंगी। इस गार में तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बड़े खौफ से होगा। अगर तुम एक दूसरे का साथ छोड़े बगैर जिंदा बाहर आ गए तो ये वादी तुम्हारी होगी और हम तुम्हारे खादिम बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम डर गए या एक दूसरे से बेजार हो गए तो तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए इस पथरीली जमीन में कैद कर दी जाएंगी। जोया और आर्यान ने एक दूसरे का हाथ थामा। उनकी आंखों में खौफ तो था, मगर एक दूसरे पर भरोसा इससे कहीं ज्यादा था। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, गार का दिहाना एक भारी चट्टान से बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अचानक दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। जोया को अपने वालिद बादशाह जुल्करनैन का चेहरा नजर आया, जो गुस्से से चिल्ला रहे थे, तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। एक लकड़हारे के लिए तख्तो ताज ठुकरा दिया, तुम भूखी मरोगी। दूसरी तरफ आर्यान को अपनी गुर्बत का एहसास दिलाया गया। उसे वो तमाम शहजादे दिखाए गए जो जोया से शादी के ख्वाहिशमंद थे। एक आवाज गूंजी, आर्यान तो एक मामूली लकड़हारा है, तो इस शहजादी को क्या देगा? महल की पली हुई ये कल्ली उस झोंपड़ी में मिर्झा जाएगी, तो इसका गुनाहगार है। आर्यान के दिल में वसवसा पैदा हुआ, लेकिन जोया ने अंधेरे में उसका हाथ ढूंढकर उसे चूम लिया। आर्यान, महल में रूह कैद थी, यहाँ मैं आजाद हूँ। मेरा तख्त तुम्हारा दिल है। जैसे ही उसने ये कहा, माजी के साये धुएं की तरह उड़ गए। पहली रात की आजमाइश खत्म हुई। दूसरी रात गार अचानक तपते हुए रेगिस्तान में बदल गया। सूरज की तपिश उनके जिस्मों को झुलसाने लगी। उनके सामने ठंडे पानी के चश्मे और लजीज फल नमूदार हुए, लेकिन एक शर्त थी, जो पहले खाएगा उसे सब मिलेगा, लेकिन दूसरे को मरना होगा या गुलाम बनना होगा। आर्यान निढाल हो चुका था, लेकिन उसने पानी का प्याला जोया की तरफ बढ़ाया। जोया ने इनकार कर दिया और कहा, अगर तुम प्यासे हो तो मेरी प्यास भी खत्म हो गई। उन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जानों की परवाह न की।
उनकी उस कुर्बानी ने जादू का तिलिस्म तोड़ दिया और रेगिस्तान दोबारा गार बन गया। तीसरी रात सबसे खौफनाक थी। गार में सैकड़ों छोटे जिन्नात और चुड़ीलें नमूदार हुईं। वो जोया के बाल खींचते, उसे नोचते और आर्यान पर कुल्हाड़ियों से वार करने का नाटक करते। आग के गोले उनके गिर्द नाच रहे थे। छोड़ दो इसे, भाग जाओ यहाँ से, जिन्नात चिल्ला रहे थे। आर्यान ने जोया को अपने बाजुओं में छुपा लिया और अपनी कुल्हाड़ी से हवा में वार करने लगा। तुम हमें जिस्मानी तौर पर खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारी रूहों को जुदा नहीं कर सकते। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि जोया को कोई आंच ना आए। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और गार की चट्टान पाश पाश हो गई। बाहर से सुबह का सूरज तुलू हो रहा था। जब वो गार से बाहर निकले तो मंजर बदल चुका था। आतिश खान और उसके तमाम जिन्नात जमीन पर घुटनों के बिल झुके हुए थे। उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं बल्कि नदामत और एहतराम था। आतिश खान आगे बढ़ा और जोया के सामने सर झुकाकर बोला, ए बहादुर इंसानों, हमने सदियों से इंसानों को सिर्फ लालची, बुज़दिल और धोखेबाज पाया था। हम समझते थे कि मोहब्बत सिर्फ एक अफसाना है जो तुम लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुनाते हो। लेकिन तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो जिन्नात के जादू को भी शिकस्त दे सकती है। उसने अपनी जादुई छड़ी लहराई। पलक झपकते ही वो मामूली झोंपड़ी एक शानदार लकड़ी के महल में तब्दील हो गई। इर्द गिर्द के सूखे दरख्तों पर रंग बिरंगे फूल खुल उठे और चश्मों से शहद जैसा मीठा पानी बहने लगा। अब वो वादी जिन्नात का कैद खाना नहीं बल्कि एक जन्नत बन चुकी थी। जिन्नात ने आर्यान को अपना दोस्त मान लिया। वो रोजाना आर्यान के लिए जंगल से बेहतरीन फल और कीमती हीरे लाते थे। जोया ने उन जिन्नात को तहजीब और हमदर्दी सिखाई। वो जिन्नात जो कभी इंसानों को डराते थे अब जोया के एक इशारे पर बस्ती की हिफाजत करते थे। कुछ अरसा बाद बादशाह जुल्करनैन के सिपाही ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि शहजादी एक ऐसी वादी में मलका बनकर रह रही है जहां जिन्नात उसके खादिम हैं तो वो दंग रह गए। बादशाह को जब अपनी बेटी की बहादुरी और आर्यान की सच्चाई का पता चला तो उसका सर भी फख्र से झुक गया। उसने अपनी जिद छोड़ दी और दोनों को इज्जत के साथ महल आने की दावत दी। लेकिन जोया और आर्यान ने इसी पुरसुकून वादी में रहने को तरजीह दी जहां जिन्नात उनके सच्चे मुहाफिज थे। वो गरीब लकड़हारा अब वादी जिन्नात का बादशाह था और शहजादी जोया उसकी मलका। उनकी दास्तान दूर दूर तक फैल गई कि ताकत जिसमें नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो दूसरे के लिए धड़कना जानता हो। जिन्नात ने उनके प्यार का वो एहतराम किया कि आज भी कहा जाता है कि उस वादी में मोहब्बत करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।